आप सभी का स्वागत है रिवर्स टी मीडिया पे। और जैसे कि आपको याद होगा कि हमने पहले एक पॉडकास्ट किया था तनय गगरानी के साथ, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट पॉडकास्ट। हम आज हमारे साथ एक विशेष व्यक्ति जुड़े हैं जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं, और वो जो है हमारे साथ हमारे रिवर्स टी मीडिया के को फाउंडर भी हैं। हिज नेम इज अभिषेक भारद्वाज। हेलो अभिषेक भारद्वाज, हाउ आर यू? Hello everyone. I'm super fine. How are you? तो How you doing? या आई एम फाइन। और इस पॉडकास्ट के लिए मैं बहुत समय से वेट कर रहा था, क्योंकि मैं ऐसे क्योंकि जब मैंने सुना कि आपका एक्सपीरियंस जो है मोर देन 15 ईयर्स है फिल्म इंडस्ट्री में, तो ऐसे व्यक्ति को इस प्लेटफॉर्म पे लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारे ऑडियंस, जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, जो रियली फिल्म मेकिंग में, स्टोरी राइटिंग में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, और रियली आपके जो एक्सपीरियंस है उसको लेना चाहेंगे। तो अभिषेक भारद्वाज जो है, he has 15 years of experience in film industry. He has worked like for Cinevista, Balaji Productions, and various other advertisements and like serials also. Infomercials and advertisements. So Yeah. I've been involved in various things over the past these 15 years. I have done films. I have done screenwriting. I have done advertisements. I have written for ad films. I have written for infomercials. Like in India, they are known as corporate videos. Yeah. So right now अभी आप दिल्ली के अंदर corporate videos पे more focused है. Like, No, I'm working on multi-level platforms right now. As you know that we founded this Reverse T Media with an objective to support independent artists, and along with that, I'm also working for one of my upcoming film. I've written screenplay for that, and there are of course there is my production house. I'm working for that as well as for television advertisements area, and as well as for corporate videos and all that stuff. तो आज की जो डिस्कशन हम थोड़ा हिंदी में करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जो है कई ऑडियंस जो है वो हमें कह रही थी कि आप इंग्लिश में क्यों कर रहे हैं। तो जनरली वी विल फोकस ऑन हिंदी, मतलब वी विल डू मिक्स। ठीक है, हम लोग बीच में मिक्स कर देंगे उसको, और अच्छा भी है। रिवर्स टी मीडिया की ऑडियंस एक हिंदी के लिए भी हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। फिलहाल हमारा जो रिवर्स टी मीडिया है वो फिलहाल उसके मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन है वो इंग्लिश में है, लेकिन वी विल ट्राई टू हैव सच पॉडकास्ट। हम लोग जो अभी आज कर रहे हैं इस तरह के पॉडकास्ट से हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग हिंदी में इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो शुरू करते हैं दोस्त। बिल्कुल यही उद्देश्य है हमारा। तो सबसे पहली चीज जो आती है कि मैं काफी हैरान था, मतलब मैंने आपका एज एन एजुकेशनल बैकग्राउंड देखा, लाइक you have done MBA, you were like pursuing a mainstream education field, मतलब सभी आजकल MBA कर रहे हैं। और how did you just moved out, like abruptly you just moved to Mumbai, and how all these things happened? मतलब ये तो कोई strange बात है, ऐसे कैसे ये सब? नहीं, ये बिल्कुल भी स्ट्रेंज नहीं है। हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हैं जो मतलब इंजीनियर बैकग्राउंड से और मतलब IIT बैकग्राउंड से और बहुत सारे दूसरे भी बैकग्राउंड से लोग फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं। इनिशियली ऐसा था कि एक टैबू था कि नई फिल्म इंडस्ट्री में पढ़े लिखे लोग नहीं जाएंगे, उसको बुरा मानते थे वीडियो प्रोडक्शन को और फिल्म इंडस्ट्री को। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई, जैसे जैसे एजुकेशन फैली, लोगों को लगा कि एक आर्ट का बहुत अच्छा माध्यम है। फिल्म मेकिंग आर्ट का एक ऐसा माध्यम है, खासतौर पे हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, कि इसके अंदर बहुत सारे आर्टिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर म्यूजिशियन इन्वॉल्व है, इसके अंदर लिरिक राइटर इन्वॉल्व है, पोएट इन्वॉल्व है, इसके अंदर थिएटर की जो एक एक्टिंग की जो आर्ट है वो है, इसमें एक डायरेक्शन का जो पार्ट है वो इन्वॉल्व है। तो इट्स ए ह्यूज इंडस्ट्री। तो इसके अंदर अलग अलग जगह से लोग आते हैं, और जिनको आर्ट की अर्ज होती है, जिनके अंदर ये होता है कि दे वांट टू टेल स्टोरीज टू द पीपल, दे कम एंड दे वांट टू ट्राई। तो मुझे भी ऐसे ही लगा था उस वक्त कि इवन आज भी मुझे लगता है कि मुझे लग रहा था कि मेरे पास में कुछ कहानियां हैं जिन्हें मैं कह सकता हूँ। तो वही कहानियां कहने के लिए मैं मुंबई गया था, एंड आई वाज वेरी क्लियर दैट आई वांट टू टेल द स्टोरी। सो मेरे दो ही ऑब्जेक्टिव थे उस वक्त जब मैं मुंबई गया था।
उस वक्त से दो ऑब्जेक्टिव थे कि मेरे को फिल्म्स करनी है, डायरेक्शन करना है मैंने, और दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि मुझे लिखना है। लेकिन ओवर द पीरियड आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि कैसे फिल्म इंडस्ट्री काम करती है। तो बेसिकली ये इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए तो ये तो चीज़ चैलेंज रहता ही है। तो जैसे एक शायद जैसे हम देखते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट तो बहुत फिल्में बन चुकी है। शायद आई थिंक एक फिल्म का नाम येलो पेजेस तो कौन सा था जिसमें फरहान अख्तर वाज द एक्टर एंड ही वाज लाइक स्ट्रगलिंग एक्टर, और वो फिल्म इंडस्ट्री में घुसते हैं और No, फिर that's not Yellow Pages. It's क्या नाम है इस फिल्म का? हाँ, Luck by Chance. लक बाय चांस। सो ऐसी मतलब ऐसी कई फिल्म्स हम देखते हैं कि जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट के विषय पे बनी है कि कैसे आर्टिस्ट जो है जो बड़े पर्दे का सपना लेते हुए आता है मुंबई नगरी में, और दे ट्राई टू प्रेजेंट देमसेल्व्स, और वो उनका उस फिल्म में दिखाते हैं कि क्या स्ट्रगल रहा। इवन देयर वाज लाइक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी एक तरीके से होने लगे। कहने का मतलब है कि दो आर्टिस्ट है, एक बड़ा एक्टर है, छोटे एक्टर को उसे वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है बड़े एक्टर पे काम करने की, तो उसको दबाया जा रहा है। और ये दीज थिंग्स ऐसी कई फिल्मों में हम देखते हैं शो में। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? मतलब ऐसा देखो क्या है कि ये जो मीडियम है फिल्म इंडस्ट्री का, तो स्ट्रगल तो वैसे हर जगह पर है, हर क्षेत्र में एक संघर्ष है। लेकिन इसलिए अगर आप एजुकेशन लेकर आते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में या आप सिंगर बनना चाहते हैं, आप म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, अगर आपके पास में एक एजुकेशन का बैकग्राउंड है, वो आपको मदद करता है अपने फील्ड में और आगे बढ़ने में। दूसरा, अगर मान लीजिए कि क्योंकि देखिए आर्ट है और फिल्म इंडस्ट्री एक छोटी सी एक जगह है और उसमें काम करने वाले लोग बहुत हैं, तो वहाँ पे एक अपने लेवल का स्ट्रगल है, या फिर जिसे बोलते हैं कि प्रयास करना पड़ता है। हर किसी ने क्या है, हर किसी की एक कहानी है। आप जाके यूट्यूब पर वीडियो देखोगे, आपको हजारों कहानियां मिल जाएंगी, ऐसे ऐसे आर्टिस्ट मिल जाएंगे आपको कि जिन्होंने बहुत काम किया और बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्ट्रगल की कहानी है। मनोज वाजपेयी की कहानी है कि कैसे दिल्ली से थिएटर करने के बाद बड़ा मुश्किल से उनको चांस मिला। शरद सक्सेना जी की कहानी है कि कैसे उनको मतलब बहुत ही छोटे छोटे रोल मिलते थे और उनका कोई चेहरा भी ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत चॉकलेटी चेहरा हो और उनको एक एक्टर का रोल मिल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे इंडस्ट्री इवॉल्व हुई और उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट आने लगे। तो उन अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू अगर आपको देखिए, आपको बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे मैं जब गया था तो मैंने जीमा से पढ़ाई करी। मैंने पहले एमबीए में पढ़ाई करी, फिर उसके बाद मैं जी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स में मैंने वहाँ जाके पढ़ाई करी फिल्म डायरेक्शन की। उससे मुझे फायदा ये हुआ कि वहाँ पे बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग थे, दोस्त थे, वो दोस्त मिले, उनके साथ हम लोगों ने जुड़ के सीखा फिल्म मेकिंग को और हम लोग इकट्ठा स्ट्रगल के बाहर निकले। तो दोस्तों ने मदद करी कि यार वहाँ पे जाके एक इंटरव्यू हो रहा है, किसी को असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए। तो जब आप डायरेक्शन का कोर्स करते हो, मैं अपना बताता हूँ, जब आप डायरेक्शन का कोर्स करते हो तो आपको तो कुछ नहीं पता फिल्म मेकिंग के बारे में, एबीसीडी कुछ नहीं पता, कैमरा क्या है। हमारे जमाने में तो एरी कैमरा होता था फिल्म मेकिंग के लिए, और दूसरे उस वक्त उन दिनों में डीजी बीटा वगैरह कैमरा होते थे। ओके, एचडी कैमरा होते थे उन दिनों में, डिजिटल कैमरा नहीं होते थे, स्टैंडर्ड डेफिनेशन कैमरा कैमरा लगती थी, मिनी डीवीज वगैरह लगती थी। अगर आपको टीवी के लिए कुछ करना है तो उसके लिए मिनी डीवीज वगैरह लगती थी। जैसे अगर न्यूज चैनल वगैरह उस वक्त ये सब कैमराज होते थे जो हमारी मिनी डीवी वगैरह था यूज करते थे। और जो बड़े सीरियल्स के अंदर कुछ जैसे डीजी बीटा, डीसीआर वगैरह कुछ कैमराज यूज होते थे। लेकिन जो फिल्म इंडस्ट्री में आपको कैमरा होता था एरी, तो आप आफ्टर ऑल आप डायरेक्टर हो, आपका कुछ कैमरा डिपार्टमेंट से लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि एक डायरेक्टर है, वो कैप्टन ऑफ द शिप कहा जाता है उसको, क्योंकि उसके हाथ में सबकी कमांड है, तो उसको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज का क्या महत्व है, क्या डिपार्टमेंट है, उसके अंदर जो यूज होने वाले जो इक्विपमेंट हैं उनकी क्या चीज है, उनका क्या महत्व है। क्योंकि लोग अक्सर आपसे लेकिन ये एक पार्ट है बेसिकली। मैं आपको बताता हूँ गलती क्या होती है। गलती होती है कि आप डायरेक्शन का कोर्स करने के लिए चल जाते हैं। जब आपको डायरेक्टर बनना होता है, आपको फिल्म डायरेक्ट करनी होती है, और जब आप को एक सीखने के लिए एक जगह चाहिए, तो उसकी जो सीढ़ी जो है वो असिस्टेंट से ही है। चाहे आप कोर्स कर लो या फिर आप किसी के थ्रू एज एन असिस्टेंट डायरेक्शन में
आप अंदर चले जाइए, वहाँ पे आप फिल्म्स के अंदर ट्राई कर रहे हो तो एज एन असिस्टेंट बन के जब आप करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको पता चलता है कि आपको सेट कैसे कंट्रोल करना है, आपको पता चलता है कि आपको क्रू कैसे कंट्रोल करना है, आपको आपको किससे कैसे बात करनी है, किसका क्या ओहदा है, किसकी क्या पोजीशन है, आपकी क्या पोजीशन है, डायरेक्टर की क्या पोजीशन है। तो ये सब चीज़ें आप सीखते हो। लेकिन ये सीखने के दौरान एक बात बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि ये डायरेक्टर बनने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर एक एक सीढ़ी है जिस पे आप सीख लेते हैं चीज़ों को, लेकिन इसको करने के बाद आप डायरेक्टर बन ही जाएंगे तो वो एक चीज़ ये है कि वो ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्टर बनने के लिए एक और चीज़ होनी ज़रूरी है, वो है अपनी आर्ट पर भरोसा होना और एज एन आर्टिस्ट स्टोरी टेलिंग, यू मस्ट हैव सम स्टोरी टू टेल। वो एक अलग चीज़ है, वो मैं अगर आप जानना चाहोगे तो बताऊंगा, अदरवाइज तो आप वैसे बट एक मेरा ये तो चलो आपने जैसे बताया कि आप किस तरह से गए और कैसे डायरेक्टरशिप में असिस्टेंट डायरेक्टर किस फिल्म के लिए आप ऐसे आप कौन सी फिल्म थी जिसमें बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस के लिए, जैसे देखा आपका रनवे फिल्म के लिए एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे आया कि मैंने आपका नाम दिया था। हाँ तो एक सवाल ये था कि एक चीज होती है जैसे कि जॉब सेक्टर है कि वी आर लाइक जो पर्टिकुलर इंजीनियर्स हैं या कोई अकाउंटेंट है जो इस तरह की फील्ड्स में दे विल लाइक परस्यू एक पर्टिकुलर एजुकेशन फील्ड को परस्यू करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो इंटरव्यू देते हैं, वो क्रैक करते हैं, इंटरव्यू से हो जाते हैं। बट फ्रॉम लाइक मोर देन लाइक फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ बॉलीवुड वी कैन सी इट वाज नॉट लाइक दैट। मतलब even you are like working, you are from like national, मतलब वो जो एक्टिंग जो इंस्टीट्यूट है जैसे शाहरुख खान वगैरह या और भी जो कई एक्टर्स है जो वहां से पढ़ के आए या जो भी डायरेक्टर आपने पढ़ा जीमा से, तो आपके लिए ये नहीं है कि you just go and you give an interview and yeah you are selected, you are hired and now you will be doing it and then like directing one of the films. It's not like that in Bollywood or maybe I don't know, maybe in other countries it's like same. मुझे नहीं लगता इसलिए देखिए स्टूडियोज होते हैं और स्टूडियोज के अंदर कुछ परमानेंट जॉब होती हैं, जैसे इन हाउस डायरेक्टर है या फिर मान लीजिए कुछ प्रोडक्शन के जो लड़के होते हैं वो चाहिए होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करते हैं। लेकिन क्योंकि आजकल बहुत सारी फिल्में बन रही हैं, बहुत सारी वेब सीरीज बन रही हैं, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडियोज हैं जिनको असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए इन हाउस, जिनको क्रिएटिव डायरेक्टर्स चाहिए, जिनको प्रोडक्शन के अंदर लोग चाहिए, कैमरा डिपार्टमेंट में कुछ लोग चाहिए, कुछ वीडियो एडिटर्स चाहिए। और तो ऐसे स्टूडियोज हैं जो कि आपको परमानेंट रख सकते हैं, लेकिन एक चीज के लिए आपको रेडी होना चाहिए जब आप ऐसे फील्ड में जाते हो, आर्ट के फील्ड में, तो एक चीज जो आपके अंदर होती है ना, वो आप नफरत करते हो 9 से 5 की जॉब। यू डोंट लाइक 9 to 5 जॉब, देन ओनली यू गो इनटू दीस थिंग्स। अगर आपको 9 to 5 ही करना है तो फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप इंजीनियर कर गए, आप एमबीए कर गए, आपने बहुत सारे दूसरे काम कर लिए, आप 9 to 5 जॉब आराम से कीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको। लेकिन अगर आप क्रिएटिव फील्ड में जा रहे हो जिसके अंदर क्या होता है कि मोनोटोनस नहीं होता हमारा काम, आज हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कल को हम लोग किसी दूसरे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ेंगे। एज ए टेक्नीशियन भी आप जब आप जुड़ते हो तो अलग अलग चीजें आपको सीखने को मिलती हैं, आप इवॉल्व होते हो एज ए पर्सन, एज ए आपकी पर्सनैलिटी इवॉल्व होती है। तो ये तो चैलेंज है और ये चैलेंज के साथ तो जीना पड़ता है। आपके पास में अगर आप बड़े से बड़े फिल्म मेकर से बात करेंगे या फिर हमने लाइफ स्टाइल भी देखी है, तो यू हैव दिस चैलेंज कि आपके पास में आज प्रोजेक्ट है लेकिन कल आपके पास में प्रोजेक्ट नहीं है। तो सर्वाइव करने के लिए आपको क्या करना है, अगर आप सर्वाइवल गेम में चले जाओगे देन यू बिकम मेयर वन इंस्ट्रूमेंट, देन यू डोंट बिकम द आर्टिस्ट, देन यू बिकम ए मेयर इंस्ट्रूमेंट। दैट इज आल्सो फाइन, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि आपकी सिचुएशन कैसी है। जैसे ये बोले बट अगर आपको आर्टिस्ट बनना है, तो आपको वो रिस्क लेना पड़ेगा। जैसे हम जॉब में जो काम कर रहे हैं, जैसे मैं भी अभी करंटली वर्किंग हूँ, तो जैसे आप तो म्यूजिशियन भी हैं, तो आप तो संगीतकार हैं, तो इसलिए आप तो अपना टाइम निकालते हैं और वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक टाइम के बाद में अगर ये एक अच्छा तरीका है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपनी जॉब कर सकते हैं और आप साथ में काम कर सकते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि या तो ये या फिर
एक जैसे हम जैसे जनरली कई बार जैसे हम कॉलेज में बैठे होते थे कहते हैं कि हर महीने जो सैलरी की जो नोटिफिकेशन जो रिंग बजता है ना, उसी के लिए हम तरसते रहते हैं। जो जॉब्स में जो काम कर रहे हैं उनके लिए बस वो मैसेज जो महीने के एंड में आ रहा होता है उसी के लिए काम करते हैं, परंतु जो आर्टिस्ट है, या ये तो है कि आर्टिस्ट जो रियली में चेंज लाना चाहते हैं, मे बी ये भी एक बात है कि जैसे कि पर्टिकुलरली जो आर्टिस्ट लोग हैं, वो दे वांट टू लाइक दे वांट टू क्रिएट समथिंग न्यू, समथिंग फ्रेश, जो कि आज तक लोगों के सामने नहीं आया, जिससे कि लोग देखे भी वो ऐसी चीज लोगों के सामने रखना चाहते हैं। तो अब जहाँ तक ये बात है, अगर मैं ऐसे थोड़ा स्टेप बैक ले जाऊँ, थोड़ा इतिहास पे ले जाऊँ, कि पहले ये जो जो मीडिया जो अभी जो फिल्म मेकिंग जो एक मीडिया है, उससे पहले ड्रामास होते थे। पीपल यूज्ड टू डू ड्रामास, लाइक शोज होते थे और मतलब छोटे ग्रुप्स आते थे, वो ड्रामा करते थे, अनेक कहानियां होती थी। जैसे कालिदास, वन ऑफ द ग्रेट, मतलब जिन्होंने बहुत फेमस ड्रामास लिखे हैं हमारे इंडिया में। तो अब ये बात आती है कि basically it's a commercialization of all the things. It's a commercialization of art. You are like commercializing everything. Like, yeah, it's good in one sense कि जो आर्टिस्ट है उनको एक इनकम का सोर्स मिले, वो भी सर्वाइव कर पाए, बट क्या रियली आर्ट इज मेंट फॉर लाइक इन दैट सेंस? क्योंकि अगर एक्टर्स और एक्ट्रेसेस या आर्टिस्ट जो है वो कमर्शियल वैल्यू पे फोकस करने लगे, जस्ट लाइक अ प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट फॉर अ बिजनेसमैन, देन उसकी आर्ट वो फोकस हो जाएगी, मोर फोकस, लाइक कि आज इन लोगों को क्या पसंद है, लोगों को वही चीजें पसंद है, जो फिर वो वही चीजें डालेगा, वही चीजें देगा लोगों को, पीपल लाइक। तो फिर वो क्रिएटिव माइंड उसका नहीं आ पाएगा सामने, मुझे तो ये लगता है। आपका क्या राय है इसमें? नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ कि कमर्शियली होकर आर्ट बेकार हो जाती है। ओके, देखिए, वो एक इंडिविजुअल डिसीजन होता है। आप अपनी आर्ट के साथ, हो सकता है आप बैठे रहो, हो सकता है आपके पास में 1000 कहानियां हो, आपके पास में बहुत सारी कहानियां हो जो आप कहना चाहते हो, आपने लिख भी रखी हो। अगर मैं आर्टिस्ट हूँ तो वो जो मैंने कहानियां लिख रखी हैं, तो मैं एज एन आर्टिस्ट उससे सेटिस्फाइड रह सकता हूँ पूरी जिंदगी ताऊं। लेकिन हर एक आर्टिस्ट की एक चीज होती है कि उसको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, वो सामने आनी चाहिए, कहानी लोगों के पास पहुंचनी चाहिए, तालियां बजनी चाहिए, लोग एप्रिशिएट करें उसे। यही एक आर्टिस्ट की जिंदगी है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप उस कहानी को लोगों तक पहुंचाएं, और उस तक पहुंचाने के लिए ये जरूरी है कि वो कहानी लोगों को पसंद आए, और लोगों को पसंद आएगी तो कोई उस पर पैसा लगाएगा, और जो पैसा लगाएगा उस पर, तो उसको तो रिकवरी चाहिए उस पैसे की। पहले के जमाने में ऐसा होता था, पुराने जमाने में अगर इस तरह के लोग होते थे जो आर्टिस्ट होते थे, तो राजा उनको स्पॉन्सर करते थे, उनको खाने पीने की चिंता नहीं होती। तो जो देश का जो राजा होता थे, वो उनके वहाँ पे जो नृत्य करने वाले लोग होते थे, या फिर ऐसे थिएटर के जो ऐसे एक्टिंग करने वाले लोग होते थे, तो राजा उनको स्पॉन्सर करते थे। तो राजा उस वक्त उनका ख्याल रखते थे, उनका घर राजा के दरबार से चलता था। पुराने उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, चंद्रगुप्त मौर्य के उसके अंदर, या फिर अकबर के उसके अंदर आपको कि ऐसे आर्टिस्ट हैं। तो आर्टिस्ट को पहले राजा लोग सपोर्ट करते थे। जब वो सिस्टम चला गया, अब आर्टिस्ट को कोई गवर्नमेंट ऐसे सपोर्ट तो करेगी नहीं कि कोई आर्टिस्ट है तो उसको सपोर्ट करेगी, क्योंकि आर्टिस्ट का एज सच कोई विजिबल कंट्रीब्यूशन नहीं होता, लेकिन आर्टिस्ट का एज एन एंटरटेनमेंट कंट्रीब्यूशन होता है। तो उसके लिए फिर जो दूसरे जो फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो कि उस एंटरटेनमेंट को लोगों तक पहुंचाते हैं। अगर ड्रामा कंपनी भी थी या सर्कस भी है, तो उसके अंदर भी कमर्शियलाइजेशन इन्वॉल्व है, और उसी कमर्शियलाइजेशन की वजह से ही आर्टिस्ट सर्वाइव कर पाते हैं। तो कमर्शियलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन कमर्शियलाइजेशन, देखिए कोई भी प्रोजेक्ट है वो ना कमर्शियल ही है, टोटल ओवर एंड ओवरऑल। आप उस कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर आपको अपनी आर्ट दिखानी है, आपको अपनी बात कहनी है। अगर आप में वो मादा है, अगर आप में वो दम है, तो आप उस बात को कह जाओगे और लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। और ऐसे भी लोग हैं जो मतलब कि कुछ कहना नहीं चाहते, और जो सिर्फ प्योर एंटरटेनमेंट देना चाहते हैं, वो भी अपनी बात कह के निकल जाएंगे। एंड दे हैव नो मीनिंग। देयर आर पीपल हु गिव्स मीनिंगफुल सिनेमा, देयर आर पीपल हु डोंट गिव मीनिंगफुल सिनेमा, दे जस्ट वांट टू गिव द एंटरटेनमेंट। ठीक है ना? तो दोनों ही तरह के लोग हैं, और दोनों की तरह के लोग, अगर आपके अंदर वो चीज़ है तो आप उस चीज़ को बाहर निकाल के कमर्शियल सिनेमा के अंदर रख दोगे, और आप उसको
एक प्लेटफॉर्म पर ले जाओगे। अगर आप वैसा हाँ, नहीं कर पाते हो तो आप कमर्शियलाइजेशन को आप दोष मत ठीक दीजिए। है। कमर्शियलाइजेशन की वजह से दिक्कत होती है किसी आर्टिस्ट तो को। अगर इसीलिए हाँ, इसीलिए हाँ, बताइए बताइए प्लीज। मतलब जैसे कि एक ये बात आपकी ठीक है कि मतलब कि जो आर्टिस्ट है दे शुड हैव, यानी कि उनको एक प्लेटफॉर्म उनके पास होना चाहिए सो दैट कि वो प्रेजेंट कर सके। और उनको जैसे कि आप बता रहे कि राजा लोग पहले असिस्ट करते थे, तो अगर पर एक चीज जैसे मुझे बताइए कि जो जैसे अगर हम प्रोड्यूसर को छोड़ दें, प्रोड्यूसर का क्या, मैं सही कह रहा हूँ कि प्रोड्यूसर का सिर्फ ये काम होता है कि जो फिल्म्स है और जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका पैसा लगाना, क्या उसका सिर्फ यही काम होता है अगर हम प्रोड्यूसर को साइड कर दें? देखिए देखिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने सिंपल सी चीज़ है, आपको जब सरवाइव करना है फिल्म इंडस्ट्री में, कमर्शियल इंडस्ट्री में, तो सरवाइव करने के लिए आप बॉम्बे में हैं या फिर आप किसी भी बड़ी सिटी में हैं, तो आपको पैसा चाहिए हर मंथ। हम्म, और जब आपको पैसा हर मंथ में चाहिए तो, और आपकी ड्यूटी हो सुबह 8 बजे से लेके रात के 11-12 बजे तक की, आप शूटिंग करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं, तो नेक्स्ट डे आपको लगता है कि आप कहानी पे बैठ पाओगे या फिर कोई कहानी कह पाओगे, क्योंकि आपकी फिर जिंदगी डेली सोप्स में, तो आपकी ज़िंदगी ऐसे हो जाती है कि आप डेली सोप कर रहे हो कि 30-30 दिन का आपकी शूटिंग चल रही है, 40-40 दिन आपकी शूटिंग चल रही है और चली जा रही है लगातार। हम्म, सीरियल चले हैं, उस वक्त तो सीरियल चलते थे, चले ही जा रहे हैं चले ही जा रहे हैं चले जा रहे हैं, कोई अंत ही नहीं है उसका। और शूटिंग पे भी ऐसा कोई टाइम नहीं है कि सुबह 8 बजे का कॉल टाइम है, रात को 11-12 बजे हो रहा है और आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। आप चलो आपने शुरुआत फोर्थ या फिफ्थ असिस्टेंट से की थी, आप ग्रो हो गए एज ए फर्स्ट असिस्टेंट बन गए या फिर आप एसोसिएट बन गए, लेकिन आपकी आपकी लाइफ क्या है? हम्म, आप आते हो, आप मैकेनिकल हो जाते हो, आपका वही 9 to 5 हो जाता है और आपको पता है क्योंकि आपको बॉम्बे में सर्वाइव करना है, तो आपको आपको ये सब काम करना पड़ेगा। तो दैट्स नॉट ए फ्रीडम एक्चुअली। तो मैंने जो रास्ता चुना था, हम्म, मैंने रास्ता चुना था कि मुझे ये चीज़ ना करनी पड़े और मैं अपनी राइटिंग पर फोकस करता हूँ। ओके, क्योंकि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपके पास में कहानी होनी चाहिए। अगर मैं अपनी राइटिंग पे फोकस कर पाऊंगा हम्म, तो शायद मैं एक आने वाले दिनों में भविष्य में एक फिल्म बना पाऊँ। तो उसके लिए मुझे ये पता था कि मुझे, जब मैंने एमबीए किया था तो उस वक्त मुझको पता था कि जो कॉर्पोरेट लोग होते हैं उनको एक वीडियोस की रिक्वायरमेंट होती है, इन्फॉर्मेशंस की। हम्म, तो मैंने वहाँ से शुरुआत की। एड फिल्म से पहले मैंने हम्म, कॉर्पोरेट वीडियोस किया, तो उन छोटे कॉर्पोरेट वीडियो से मुझे प्रोडक्शन की समझ में आई। प्रोडक्शन ओके, क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या होता है। प्रोड्यूसर इज नॉट नेसेसरी कि ही इज पुटिंग द मनी। प्रोड्यूसर इज वन जो कि एक या तो किसी राइटर के साथ में उसको एक स्क्रिप्ट पसंद आती है तो स्क्रिप्ट को लेता है और फिर उस स्क्रिप्ट के लिए वो फाइनेंसिस को अरेंज करता है। ही इज ओके, नॉट नेसेसरली पुटिंग हिज मनी, या he is समझ गया। arranging the money. In case you are a photographer, you are a videographer, you have taken some training and you don't know how to survive, then there are options to do, like corporate videos and commercials and TV ads, or medium to large scale industries out there who are looking for some content. आजकल लोग वायरल वीडियोस बनवाना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए। तो आप उनसे, जब आप डायरेक्टली अगर आप उनको पिच करते हैं इस तरह के कॉन्सेप्ट, तो आपको तब समझ में आता है कि रियल प्रोडक्शन क्या है, रियल डायरेक्शन क्या है और रियल हैंडलिंग ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है और फिर डिलीवरी क्या होती है, डिलीवरी से पहले चेंजेस क्या होते हैं। तो यही चीज आपको एक फिल्म में एज ए फिल्म मेकर भी डिलीवर करनी होगी। तो ये कि एक ये अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसपे एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट चल सकता है। इन माय केस आई डिड दिस, और जिससे कि मैं सरवाइव कर सका और अभी तक कर रहा हूँ। तो मतलब वो एक डिफिकल्ट नहीं रहा होगा क्योंकि आप बॉम्बे में है जो कि सेंटर है इन चीजों का, फिर देन यू जस्ट लाइक मूव टू दिल्ली एंड नाउ यू क्या दिल्ली में जो इस ये जो इंडस्ट्री है पर्टिकुलरली, क्या वो सेम है बॉलीवुड से या डिफरेंस है? जब मैं काम कर रहा था 2007 में 2009 के अंदर, तो ये थोड़ा मुश्किल था क्योंकि आप उस वक्त इस तरह से मीडियम ग्रो नहीं हुआ था। लेकिन अगर आप आज की डेट में देखो तो कितने सारे यूट्यूबर्स हैं जो सुपर हिट हैं। दे आर नॉट इन दिल्ली इवन, दे आर बिलोंग्स टू विलेज and they are shooting and they have not taken anywhere training and they are ahead of me, they are ahead of many other filmmakers. They are producing very good content and they have not taken any training.
So it depends upon you nowadays. It depends upon you कि where are you. It doesn't matter कि आप कहाँ हैं, कि कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं. अगर आप एक फिल्म मेकर हैं, आप कहानी कहने की इच्छा बहुत ज्यादा है, तो आप कहानी को कहोगे, बिना कहानी कहे रह नहीं पाओगे, आप शूटिंग पे निकलोगे, ठीक है ना. लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको मतलब कि ये सब नहीं करना है, तो आप फिर आपका रास्ता दूसरी तरफ हो जाता है. मेरे केस में वैसा ही हुआ, और मैं आई एम मोर इनटू एड फिल्म्स एंड मोर इनटू इन्फॉर्मेशन राइट नाउ. तो अगर जैसे कॉर्पोरेट वीडियोस, जैसे मैंने भी जब पहली बार कॉर्पोरेट वीडियो ये शब्द सुना था, तो मुझे भी फर्स्ट टाइम पे मुझे क्लिक नहीं किया कि रियली मतलब क्या होता है. तो मैंने जैसे कई स्टोरीज देखी है जिसमें कॉर्पोरेट वीडियोस में हम देखते हैं कि आप बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, बिजनेस हाउसेज, उनके प्रोडक्ट्स, उनकी सर्विसेज के विषय में आप बताते हैं उन वीडियोस में. तो क्योंकि अगर मेरे क्वेश्चन था कि देयर आर लाइक सो मेनी इंडस्ट्रीज, और आप जब आप आपको प्रेजेंट करना चाहते हैं कि वी आर लाइक कॉर्पोरेट वीडियो मेकर्स, तो रियली लाइक हाउ यू पिच देम, लाइक आप क्योंकि वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो कंपनी का मालिक है, वो कहेगा कि मैं वो 36 लोगों को बुलाएगा, वो 36 मेकर्स को, वीडियो मेकर्स को बुलाएगा. तो रियली में, क्योंकि ये इट्स नॉट अ मतलब इट्स लॉ कि ये कोई रॉ मटेरियल है, जैसे कि लोहा है, ये कुछ है कि जिससे हमने उसको प्रोसेस किया तो मटेरियल बन गया. इट्स नॉट दैट कि जो हम इस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं. इट्स लाइक यू हैव टू सेल विजुअल हैपनिंग. या इट्स सच सेल ड्रीम, एंड इट्स लाइक समथिंग यू हैव टू रियली make your customer believe that what we are giving you is the best, because there is no market, like there is no fixed prices and nothing, there is nothing for them. So how really, मतलब आप कैसे अपने कस्टमर्स को रियली बताएंगे कि जो वीडियो, जो कंटेंट, जो आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ आपकी कंपनी की वीडियो के लिए, वो बेस्ट है, और उसके लिए फिर आप कैसे मतलब रियली कैसे डिसाइड करते हो. रेडियो बहुत फैसिनेटिंग है जानना. देखिए इसमें दो पक्ष हैं आपके पक्षों के. नंबर एक बात, राइट नाउ आई एम डूइंग रिवर्स स्ट्रीम मीडिया. नंबर एक बात, रिवर्स स्ट्रीम मीडिया is a platform for new independent artists. We are first time in India we are promoting independent artists, जहाँ पे आर्टिस्ट लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं, जहाँ पे they can arrange in future. We will also be assisting them to arrange funds for their filmmaking, arranging film festivals all over the world, all over India. तो ये हमारा विजन है, मिशन है. और दूसरी बात ये कि पिचिंग जो होती है, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, फिल्म की हो या टीवी एड फिल्म की हो, तो उसके अंदर सबसे पहला जो रूल है वो है नॉकिंग द डोर्स. आपको डोर्स को नॉक करने पड़ेंगे आपको. यू हैव टू. जब मैंने शुरुआत किया था तो देयर वाज नो इंटरनेट और देयर वाज नो गूगल मार्केटिंग कि भाई आपको ऐसे गूगल मार्केटिंग मिल जाएगी. तो बट आई यूज्ड टू डू कॉलिंग पीपल, marketing managers, and asking them if they can give me some time for meeting, and then I can show them that what I can do for their company for promotional level. And at that time there was no YouTube. In 2000 YouTube was growing at that time, so at that time was not YouTube. So industries people will ask you what we gonna do with this video, where we gonna show it. तो at that time हम लोग उनको बताते थे एग्जीबिशन कर सकते हैं, आप अपना सीडी जो है या फिर अपनी कैसेट जो है आप दे सकते हो. उस वक्त में सीडीज तो आ गई थी, आप अपनी सीडीज दे सकते हैं अपने क्लाइंट्स को. वो आपकी इंफॉर्मेशन ब्राउजर में देखने की बजाय में आपको जब वो वीडियो में देखेंगे तो दैट विल बी फार बेटर ऑप्शन फॉर देम. So you have to pitch like that. Then I started with the corporate video, then I went for the infomercial, then I went for the TV ad films. तो फिर जब आप टीवी एड फिल्म में, तो कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, सारा प्रोडक्शन वैसे ही इन्वॉल्व होता है जैसे फिल्म में इन्वॉल्व होता है. यू हैव टू हैव ए सिनेमेटोग्राफर, आपके पास में एक सिनेमेटोग्राफर होना चाहिए, आपके पास में एक डायरेक्टर होना चाहिए, एक प्रोडक्शन कंट्रोलर होना चाहिए, एक साउंड रिकॉर्डिस्ट होना चाहिए, आपके पास में एक म्यूजिशियन होना चाहिए जो कि उसके पीछे एक म्यूजिक दे सके उस वीडियो के ऊपर. आपके पास में एक राइटर होना चाहिए जो कॉपी कर सके, ऑडियो वीडियो की कॉपी कर सके. So I have done eventually all these things. I have written copies for other production houses, for corporate videos, infomercials. I have directed corporate videos, infomercial, TV advertisement. I have produced them. I have edited them, and gradually मैंने editing का तो कोर्स मैंने वहीं पर ही कर लिया था मुंबई के अंदर ही. All these things help you
to survive in this Mumbai film industry. If you know what you are doing, if you know the technique of filmmaking, the more tools you have in your pockets, the more arsenal you have in your pockets, the more thrilling will be your life. You can do lot of things. So एक ऐसा होता है ना, एक डायरेक्टर है तो ऐसा नहीं होना चाहिए उसको कैमरा नहीं आना चाहिए चलाना, या उसको कैमरे के बारे में नहीं पता होना चाहिए. अगर आपका सिनेमेटोग्राफर भाग गया तो क्या करोगे आप? लास्ट शॉट चल रहा है, आपका सिनेमेटोग्राफर भाग गया तो आपको क्या करना है? आपको पता तो होना चाहिए ना कि कैमरा कैसे मूव होता है, तो आप रिकॉर्ड प्रेस कर सकते हो. Yeah. Although I know it's not about just recording the button, there are lighting, there are creative lightings, all these things matter, but I'm just saying कि आप जरूरी नहीं है कि आप हर चीज में बहुत ज्यादा आगे हों, लेकिन कुछ चीजों में आपके स्किल्स होते हैं. जैसे प्रोडक्शन के अंदर अगर आपका स्किल है, राइटिंग में अगर आपका स्किल है, डायरेक्शन में अगर आपका स्किल है, तो आप इंडिपेंडेंट बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं अगर आपने एक फिल्म मेकिंग का कोर्स किया है तो. इफ यू नो द सीक्रेट्स, इफ यू नो द इन एंड आउट. Okay. So Riversity Media will be providing all this information on Gauge and through all these things as well. yeah, definitely ये आपने अच्छा बताया. पर मेरा एक क्वेश्चन अभी भी एक ही था कि जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जैसे जो मैकेनिकल इंडस्ट्री है वहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो प्रोडक्ट बना रहा है, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हम जैसे बनाते हैं, या कोई भी है जैसे रोटावेटर या इस तरह की वेज प्लांटर है, ये सब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं. तो इसमें इंडस्ट्री के लिए कि वो कॉस्ट लगा रहा है तो कैसे लगा रहा है? फॉर हिम उसके लिए क्या है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट है, प्रोसेस की कॉस्ट है, उसने वो लगाई और उसने अपने कस्टमर के सामने प्रेजेंट कर दी. दैट इज लॉजिकल, रीजनेबल, ये मुझे समझ आता है. परंतु मेरा क्वेश्चन ये था एक्चुअली, ये क्वेश्चन इसलिए मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जैसे कि आपका वो एक्सपीरियंस हम दूसरे जो कि इस फील्ड में पर्टिकुलर जाना चाहते हैं वो ये अंडरस्टैंड कर पाए कि उनके लिए क्या, किस तरह से उन्हें अप्रोच करना चाहिए कस्टमर्स को. कि देखिए, हाँ एक मिनट, कि आप जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, यू आर गिविंग अ वीडियो अबाउट देयर कंपनी. इट्स नॉट दैट इट्स अ सेट स्टैंडर्ड, लाइक आप उसमें कैमरा वर्किंग आवर्स के कॉस्ट लगा सकते हैं, वो आप लगा सकते हैं, बट इट्स नॉट समथिंग लाइक मैकेनिकल या प्रोडक्ट, उस तरह का प्रोडक्ट नहीं है वो. तो देन लाइक वो जो कंपनी का बंदा है वो 1000 फिल्म मेकर्स को रख रहा होगा, उसके सामने कई होंगे, वो बोल रहा होगा कि मैं आपकी इतने रुपए में ये सब आपको दूंगा, आपको इतने रुपए में ये सब आपको दूंगा. तो रियली में आप उसके सामने कैसे अपना आइडिया रखेंगे कि देखो मैं इस पैसे में तो मैं ये आइडिया दे रहा हूँ, ये तुम्हें वीडियो बना के दूंगा और ये वीडियो है वो तुम्हारी कंपनी के लिए बेस्ट है. लाइक हाउ यू लाइक ट्राई टू डू, हाउ यू डू दिस थिंग्स, लाइक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर लाइक मेकिंग. तो मैंने जब दिल्ली के अंदर मैंने शुरू किया था अपना प्रोडक्शन हाउस, तो इस प्रोडक्शन हाउस के अंदर हमारा जो चैलेंज था, हमने इसी चीज को ही पकड़ा था जो आप कह रहे हैं ना, कि कैसे तुलना होती है कॉस्टिंग की. हमें पता था कि एक चीज है जिसकी यहाँ पे कमी है, और वो कमी है कि कोई भी व्यक्ति प्रोडक्शन का कुछ भी कॉस्ट देता है और लोग इसका एडवांटेज उठाते हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं है. तो जब हमारी टीम सामने आई तो हमने लोगों को बोला कि वी विल गिव यू जेन्युइन प्राइसिंग फॉर ऑल दिस कंसल्टेंसी वर्क. हमारे इस प्राइसिंग में आपको ऊपर नीचे नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने उसको कैटेगराइज कर दिया था चीजों, जो कि ऐसा नहीं है कि जो हम कर रहे थे वो दूसरों को नहीं पता था, लेकिन वो कस्टमर को बता नहीं रहे थे और कस्टमर को उसका एडवांटेज नहीं मिल रहा था. हमने वो एडवांटेज दिया और हम लोग उसमें थराइव किए. हम लोगों ने कॉस्ट कटिंग की है. जब हम लोग आए तो हम कॉस्ट कटिंग करके आए मार्केट के अंदर, क्योंकि उस वक्त कॉर्पोरेट वीडियो हो रहे थे 2.5 लाख के, 3.5 लाख के, ठीक है ना. तो लेकिन जब हम लोगों ने एंट्री किया तो क्योंकि हमको उन लोगों से हम लोगों ने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने कॉस्ट को इस हिसाब से रखा कि जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से वो कॉस्ट थी. फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आप म्यूजिक प्रोडक्शन में, कॉस्टिंग कैसे काउंट होती है? कॉस्टिंग काउंट होती है कि अगर आप म्यूजिक प्रोडक्शन में, ऑल्दो आई एम नॉट ए म्यूजिक प्रोड्यूसर, बट इफ यू आर ए म्यूजिक प्रोड्यूसर,
तो आपको पता है कि आपके पास में कंपोजिशन तो रेडी हो गई, या फिर आपको एक कंपोजिशन रेडी करनी है, तो आपको एक लिरिक्स राइटर चाहिए जो आपकी लिरिक्स लिख सके। आपको पता है कि मान लीजिए आपका कोई दोस्त है या फिर कोई आपके साथ काम करना चाहता है, तो आप वो एक एक्स अमाउंट देगा, मांगेगा इसको लिरिक्स लिखने के लिए, तो उसने एक एक्स अमाउंट ले लिया, ठीक है ना। मान लीजिए उसने फॉर एग्जाम्पल आपसे 20,000 रुपीज लिए लिरिक्स लिखने के लिए या 50,000 रुपये लिए, तो 50,000 का अमाउंट उसका खर्चे में जुड़ गया आपका। फिर आप उसको कंपोज करेंगे अपने बेसिक ट्यून को। यहाँ पे तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, वो तो आपकी कंपोजिशन है, आप ही उसको हैंडलिंग कर रहे हो, लेकिन आप कुछ घंटे उस पर काम करोगे तो उसकी एक कॉस्टिंग होनी चाहिए, है ना। तो वो आप खुद तय कर सकते हैं कि आपकी कितनी कॉस्टिंग होनी चाहिए, कि आपको मार्केट में कम्पिटिटिव बना रहना है। तीसरा फैक्टर, आपके स्टूडियो के कितने चार्जेस लगेंगे। सो यू पिक अप द फोन एंड वी कॉल द स्टूडियो पीपल कि हाउ मेनी चार्जेस विल बी देयर, आई वांट टू रिकॉर्ड दिस सॉन्ग। आप फिर उनको बताओ, वो आपसे पूछेगा सर स्टूडियो का चार्जेस 1,000 रुपीज घंटा है, आप क्या अपनी टीम लेके आएंगे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वालों की, या मुझे अरेंज करना है, तो दैट इज कॉल्ड म्यूजिक अरेंजर। आप उसको बोलोगे नहीं भैया आप ही को म्यूजिक अरेंज करना है, वो आपसे पूछेगा आपको पॉप करना है, रैगे करना है, रॉक करना है, क्लासिक करना है, आपको किस तरह का म्यूजिक करना है, तो उस तरह की मैं टीम लेके आऊंगा, तो उस तरह की टीम लेके आएगा, है ना। तो उस टीम को जो लेके आएगा, उस टीम में अगर 10 आर्टिस्ट होंगे तो 10 आर्टिस्ट का खर्चा निकालेगा पर डे का। तो वो सारे एक्स अमाउंट आपके जुड़ते जाएंगे, प्लस आपने जो मेहनत की उसके ऊपर कंसल्टेंसी की, उसकी फीस आप ऐड करोगे, इस तरह से करके एक बजट निकल जाता है। Okay. ऐसे ही फिल्म मेकिंग में भी ऐसे ही होता है कि उसका बजटिंग भी ऐसे ही निकलता है कि एक डायरेक्टर होगा, उसकी एक फीस होगी, एक सिनेमेटोग्राफर आएगा, उसकी एक फीस होगी पूरे प्रोजेक्ट की, एडिटर में जब फिल्म जाएगी एडिटिंग की कॉस्ट होगी उसकी, जब फिल्म की शूटिंग कर रहे होंगे तो लोकेशन के कुछ चार्जेस होते हैं, आप ऐसे हर जगह पे नहीं शूट कर सकते, तो ये सब चार्जेस आप जोड़ लेते हैं और फिर उससे क्या साथ में एक कॉन्क्रीट चीज आपके सामने निकल के आती है कि इसकी कॉस्ट ये है। और डिपेंड करता है आइडिया के ऊपर। अगर मान लीजिए अब एक एड फिल्म बनानी है आपको और आपने आइडिया लिखा कि एक लड़की खड़ी है माउंट एवरेस्ट पे, ठीक है ना, तो ऑफ कोर्स आपको एक पहाड़ के बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और वहां पे शूटिंग करनी पड़ेगी, तो आपका खर्चा बढ़ेगा। या फिर आपने लिखा कि वो लड़की हेलीकॉप्टर से नीचे उतरती है और फिर एक वॉशिंग पाउडर का दिखाती है और बोलती है कि आप इस वॉशिंग पाउडर से कपड़े धोइए, तो इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो गई, हेलीकॉप्टर आ गया, लड़की आ गई, पहाड़ आ गए। अब इसके अंदर फिर आपने बोला कि नहीं पीछे कुछ लड़कियां हैं वो भी डांस कर रही होंगी हेलीकॉप्टर के पीछे, एक म्यूजिक चल रहा होगा, तो फिर म्यूजिक भी आ गया, फिर एक जिंगल भी ऐड कर दिया आपने, तो जिंगल आ गया, तो कॉस्ट बढ़ती चली गई। आपने बोला था कि नहीं वैसे एक लड़की अगर एक स्टूडियो में खड़ी हुई है, पीछे हम लोगों ने ग्रीन स्क्रीन लगा दिया, एक वाइट बैकग्राउंड लगा दिया, उसके अंदर वो आके बड़े ही मतलब अच्छे तरीके से बोलेगी कि मैं ये वॉशिंग पाउडर यूज करती हूँ और इसके ये बेनिफिट है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ कोर्स कम आएगी उस चीज से। तो आइडिया में बहुत सारी चीज होती है कि आप जब आप उसको शूट करते हो तो ऐसे कॉस्टिंग, उसके कॉस्टिंग एट्रीब्यूट्स होते हैं हर आइडिया के। Okay. तो कॉस्टिंग इसलिए बढ़ जाती है उसकी या फिर कम हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन द आइडिया। देयर आर सम फैक्चुअल कॉस्ट, देयर आर सम कॉम्प्रोमाइज कॉस्ट। कॉम्प्रोमाइज कॉस्ट ये होती है कि भाई आप अपनी फीस कम कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, और आप लेकिन प्रोडक्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। प्रोडक्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा कि आपका प्रोडक्ट खराब क्यों हुआ। आपकी उस वक्त कोई नहीं सुनेगा कि आपने कम में उठाया था प्रोडक्ट आप 5,000 में उठाओ या प्रोडक्ट आप 1 लाख का उठाओ, एक्सपेक्टेशंस क्लाइंट की सेम होगी। तो ये बेटर है कि आप अच्छी कॉस्टिंग के अंदर प्रोडक्ट को उठाइए और अच्छी डिलीवरी दीजिए, तो लोग समझते हैं कि उन्होंने काम अच्छा किया है और इसलिए उन लोगों ने पैसे भी अच्छे चार्ज किए। क्या ये काफी आपने बहुत अच्छा किया कि डिटेल्स में बताया, क्योंकि मेरे लिए भी ये अज्यूम करना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि कैसे वो डिसाइड करते हैं और कैसे एक आइडिया रखा जाता है इन कंपनीज के सामने। तो मेरा क्वेश्चन ये था क्योंकि आपने बताया यू आर अ स्टोरी राइटर, लाइक यू हैव एन विजन, यू हैव अ स्टोरी व्हेन यू आर गोइंग टू मुंबई। तो क्या जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो डायरेक्टर्स हैं जो रियली वर्क कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं बेसिकली बड़ी फिल्म्स, तो क्या रियली वो अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करते हैं या कि वी नीड स्टोरीज फॉर दिस पर्टिकुलर जॉनरा, और like you have to just like get the opportunity, like as a story writer you have to just get the opportunity कि आप किसी तरह उनसे मिल पाओ। क्या ऐसी सिचुएशन है या रियली ये सिचुएशन है कि वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें स्टोरी चाहिए? तो क्या है एग्जैक्टली क्या है वहाँ पे सिचुएशन? अगर देखिए अगर आप फिल्म्स करना चाहते हैं तो अगर आप फिल्म्स करना चाहते हैं, वैसे तो आज की डेट में आप कहीं पर भी हैं तो आप डिजिटल नेटवर्क से आप जुड़ सकते हैं, लेकिन
अगर आप सिंसियरली कुछ काम करना चाहते हो तो आपको ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे वो मेन स्ट्रीम में काम होता हो, जैसे कि मुंबई। अगर आप बिल्कुल ही फ्रेश राइटर हैं तो नो बॉडी इज गोइंग टू पुट मनी अपॉन योर स्क्रिप्ट, दैट्स अ या फैक्ट। ये दैट्स या ये बहुत हाँ। सो व्हाट यू गोना डू, व्हाट यू गोना डू, अगर आप इफ यू आर ए न्यू आर्टिस्ट तो आपको कुछ जो स्टेब्लिश जो राइटर्स हैं, आपको, अगर इफ यू आर ए राइटर तो यू हैव टू राइट फॉर देम। आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, उनके साथ बैठ के लिखना पड़ेगा एज एन असिस्टेंट राइटर, उनकी क्रू में शामिल होना पड़ेगा। Maybe you have to do something like internship and you are not getting paid for that. Maybe people, some there are some people, nice people who will pay for you, but most of the time it's the fact that you will never get the pay in this day for most of the things. That's a reality that assistant directors don't get paid for timely. देखिए, जो मैंने आपको बताई थी ना कि जब आप असिस्टेंट बनते हैं, जब आप राइटर बनते हैं एज एन असिस्टेंट, जब आप क्रू ज्वाइन करते हैं तो आप इसलिए करते हैं कि आपकी एक जान पहचान लोगों से बढ़ जाती है, आपके कनेक्शंस बनने शुरू होते हैं, और जब वो कनेक्शंस बनने शुरू होते हैं तो उन कनेक्शंस के थ्रू आपको काम मिलने लगता है। ओके। एक तो ये जर्नी है, ठीक है ना। एक आप दूसरी जर्नी आप एग्जांपल ले सकते हैं चेतन भगत से, फेमस राइटर हैं। अब उन्होंने एक नॉवल लिखा 5 Point Someone, वो सुपर हिट हुआ है ना, अच्छी राइटिंग थी, सुपर हिट हुआ, उसके ऊपर फिल्म बनी। अभी भी वो नोवेल राइटर है, लेकिन ऐसे भी नोवेल राइटर है जो कि पहले नोवेल लिखते थे फिर स्क्रीन प्ले लिखने लगे। तो जब तक आप प्रूव नहीं करेंगे अपने आप को, तब तक आपको किसी स्टूडियो के अंदर डायरेक्टली मिलना या फिर वहां पे स्क्रीन राइटर के थ्रू काम करना वो मुश्किल काम है। तो जो जर्नी आपकी शुरू होगी, वो चाहे आप राइटर हो, चाहे आप सिनेमेटोग्राफर बनना चाहते हो, चाहे आप डायरेक्टर बनना चाहते हो, यू हैव टू असिस्ट समबडी, यू हैव टू गो आउट इन द स्टूडियो, यू हैव टू आस्क पीपल कि इफ दे कैन हेल्प यू। पीपल से मेरा मतलब है कि आप जब आप मुंबई ऐसे तो नहीं चले जाओगे ना कि आप गए यहाँ से बैग उठा के, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, और ट्रेन स्टेशन पे आप उतर गए और फिर उसके बाद में आपको लग रहा है कि कोई भी स्टूडियो वाला आपको अंदर घुसा देगा। आपको एक स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप जाओगे, अगर आपने कहीं, इसलिए कहते हैं अगर आप एक इंस्टीट्यूट से अगर आप ट्रेनिंग ले लेते हैं तो उसका फायदा होता है। एक ब्लॉग है हमारे, ये बहुत अच्छी ब्लॉगिंग साइट है, मैं उनका क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, नेम है नो फिल्म स्कूल। बट रियलिटी में क्या नो फिल्म स्कूल बोलने से क्या आपको लगता है कि आपको, अगर आप नए हो और आपको कोई जानता नहीं है बॉम्बे में, और आप दिल्ली से चले या फिर आप लखनऊ से चले और आप बॉम्बे पहुंच गए, और पहुंचने के बाद में आपको लगा कि मैं आज बालाजी चला जाऊंगा, आज मैं सिनेमा चला जाऊंगा, कुछ घुसने नहीं देगा मेरे भाई। सच्चाई ये है। तो आपको कैसे काम मिलेगा? आपको काम मिलेगा जब आप किसी इंस्टीट्यूट के अंदर आप पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पे 10 लड़के होते हैं, 20 लड़के होते हैं, उनसे आपकी दोस्ती हो जाती है, आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है। तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं पे चला जाता है, और फिर आपकी उस दोस्ती के थ्रू आप अपने दोस्तों को बोलते हैं कि भाई कुछ है तो बताना, हमारे लिए भी है। तो वो बताएगा यार एक ऐसी शूटिंग चल रही है, वहाँ पे कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए, ऐसी शूटिंग चाहिए, वहाँ पे कुछ राइटर्स की जरूरत है असिस्टेंट की, तो आप वहाँ पे ऐसे जाते हो। So that's how you create this system. You have to go inside the system. There are two ways. You can go individually, you can struggle, and you don't know anything about production and you just went आप चले गए। तो वहाँ से भी लोगों ने ऐसे भी किया है, लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि आप किसी एक फॉर्मल आप ट्रेनिंग ले लें। फॉर एग्जाम्पल जितने भी लोग थे, नसीरुद्दीन शाह हैं या फिर मनोज वाजपेयी हैं या फिर जो भी दूसरे आर्टिस्ट हैं, सब NSD के हैं ना, ये लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, या कुछ लोग FTII से हैं। अब इनके कुछ पुराने लोग हैं, वो उन लोगों, जब ये सब लोग दोस्त मिलके बाहर निकलते हैं, तो और जब उनके पास प्रोजेक्ट आते हैं, तो ऑफ कोर्स दे कैन हेल्प यू आउट। कोई भी व्यक्ति लेकिन आपकी एक हद तक ही हेल्प कर सकता है, आपको एक चांस दे सकता है। उसके बाद में यू हैव टू स्टैंड आउट इन राइटिंग, यू हैव टू स्टैंड आउट। आपके सीन्स यूनिक होने चाहिए, आपकी स्टोरीज यूनिक होनी चाहिए, आपके कैरेक्टराइजेशन बड़ा कसा हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास में ये सब चीजें है तो फिर कौन आपको रोक लेगा? कोई नहीं रोक सकेगा आपको। आप आगे बढ़ोगे जरूर 100%, बट ऑफ कोर्स देन देयर इज दोनों चीजें चाहिए, मेहनत भी चाहिए और लक भी चाहिए। दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है, ऐसा मेरा मानना है। या ये बात आप उसके ऊपर आप इवन जैसे एक, परंतु मुझे भी कई बार एक जैसे
और मेरे एक दिल में चोट है, मेरे को एक चोट लगी है दिल पे कि जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि आप जब तक काम नहीं करोगे तो आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा और आपको एक्सपीरियंस के बिना कोई रखेगा नहीं। ये जो ये जो इनफाइनाइट लूप बना रहे, ये इट्स एन एंडलेस लूप, ये नहीं खत्म हो रहा। और ये मुझे लगता है कि व्हाई पीपल हैव मेड दिस, लाइक मुझे तो कई बार लगता है इस हिसाब से तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। Nobody can present anything, nobody can मैं show. आपको अपनी कहानी बताता हूँ। जब मैं जीवा में गया तो मुझे एक म्यूजिक वीडियो करने का मौका मिला था, सबसे पहला काम। तो उनके जो एक्टर हैं उस म्यूजिक वीडियो के, वो मेरे आज भी बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे टीचर भी रहे हैं वो। और फिल्म मेकिंग हमने सीखी भी है उनसे। और तो जब मैं इंटरव्यू पे गया तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, क्या करते हो। तो जब मैं गया था तो इंटरव्यू में क्वेश्चन ये नहीं था कि आप क्या जानते हो, इंटरव्यू में क्वेश्चन था कि क्या आप कुछ पैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन। और उसके दो जवाब थे आपके पास में। या तो आप बोलोगे कि हाँ मैं कुछ पैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो आपके लिए दरवाजा खुला हुआ था, आप जा सकते हो, एग्जिट। या फिर आप बोलोगे नहीं सर मैं तो सीखने के लिए आया हूँ, आई वांट टू लर्न, आई डोंट केयर फॉर द मनी। तो उन्होंने बोला कि आ जाओ भैया, परसों शूटिंग शुरू होएगी, उससे पहले सीटिंग होएगी म्यूजिक्स की, आप आना शुरू करो। अब आप जा रहे हो तो भी आपका पैसा खर्च हो रहा है, आप ऑटो पकड़ोगे तो भी आपका पैसा खर्च होगा, आप ट्रेन जाओगे पैसा खर्च होगा, बाहर निकलोगे कुछ खाओगे तो सही, उसमें भी पैसा खर्च होगा। तो आपकी एक तरह से एक इन्वेस्टमेंट चल रही है। आप इंस्टीट्यूट से बाहर निकल गए तो ऐसा नहीं है कि आपने एज एन असिस्टेंट काम पकड़ लिया तो आपको तुरंत पैसे मिले। हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, हो सकता है कुछ लोगों के साथ में ऐसा होता हो कि आपको तुरंत पैसा मिल गया। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, जब वो एज ए सिनेमेटोग्राफर बाहर निकले तो ऐसा नहीं हुआ कि उनको अगले ही दिन प्रोजेक्ट के अंदर पैसे मिल रहे थे। हमें पैसे नहीं मिले प्रोजेक्ट के अंदर, हमने सीखा। फिर एक प्रोजेक्ट हो गया तो वहाँ पे कुछ लोग दोस्त बन गए, तो उन्होंने बोला कि यार एक जगह पे कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे कुछ पैसे भी मिलेंगे। तो फिर हम लोग वहाँ चले गए। वहाँ पे गए तो वहाँ पे सिर्फ ट्रैवल भाड़ा ही मिला आने जाने का, 100 रुपये डेली, 200 रुपये डेली ऐसे मिल गया कहीं पे। तो वो ले लिया, तो चलो वो वैसा मिल गया। फिर किसी जगह पे पता चला कि नहीं एक ओपनिंग खाली है, तो हमने वहाँ पे काम भी किया, लेकिन उस काम को सर्वाइव नहीं कर पाए। तो 1 महीना काम किया, 1 महीना काम करने के बाद में हमने छोड़ दिया और उन्होंने उस 1 महीने के पैसे भी नहीं दिए। तो ऐसा भी हुआ है। तो इट हैपन्स लाइक दैट। अगर आपके अंदर वो पैशन है कि नहीं मुझे तो ये काम करना ही है, चाहे जितनी बड़ी मुश्किलें आए, तो फिर आप वो काम करोगे, आप रुकोगे नहीं बेसिकली। तो क्या मतलब आपको अगर आना है, अगर फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तो आप रुकोगे थोड़ा, आपको काम मिल जाएगा अल्टीमेटली। लेकिन क्या ये लाइफ इजी है? तो लाइफ इजी नहीं है। आई एम गिविंग रिस्पेक्ट टू एवरी प्रोफेशनल, जो भी जिस भी मर्जी फील्ड में हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि एज ए फिल्म मेकर, एज एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, योर लाइफ इज इजी एंड इट्स ए पीस ऑफ केक, देन इट्स नॉट ए पीस ऑफ केक। इट विल टेक, जैसे किसी ने बोला है कि ये फिल्म नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो यानी कि बेसिकली यू हैव टू लाइक push yourself at every stage if you want to particularly pursuing this field. Like it's a struggle, but you have to like show करते अपने talent. It's not a struggle. It's you have to have passion it, like oh I'm loving this जर्नी की, मेरे को इस डोर पे जाना पड़ रहा है, मैं यहाँ धक्के खा रहा हूँ, आज मैं पैदल चल रहा हूँ, आज मेरे पास पैसे नहीं है, कल मेरे पास पैसे नहीं होंगे, मैं किससे पैसे मांगूंगा, कैसे उधार लूंगा, कैसे सर्वाइव करूंगा। अगर आपको तो आपको एक तरफ फिल्म बनानी है और दूसरी तरफ आपकी फिल्म की स्टोरी चल रही है कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो क्या मतलब, मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप वेल प्लान्ड है, अगर आपके पास में एक गोल है कि इस गोल तक अगर आपका चीजें नहीं हो रही तो आपको क्या करना है। तो मेरे पास में एक गोल था कि अगर मैंने इतने सालों में फिल्म नहीं बनाई तो आई विल कम बैक टू दिल्ली एंड देन आई विल डू एडवर्टाइजमेंट। तो फिर मैं वापस दिल्ली आया, मैंने एडवर्टाइजमेंट शुरू की। आई हैड दिस गोल लॉन्ग बिफोर और आई डिड रियली वेरी वेल। जब मैंने फिल्म्स करनी बंद कर दी तो फिर कुछ चीजें ऐसी हुई कि और एडवर्टाइजमेंट्स में काम करने के लिए मिल गया, एक फिल्म के लिए स्क्रीन राइटिंग का भी काम मिल गया और
लेकिन in my case I am very much satisfied now where I am today, and I'm focusing on Diversity Media. I'm least bothered to write any other screenplay, or Yeah. maybe if I write, then that project must be very much excited. Only then I'm going to write. Yeah. So that's great. मतलब थैंक यू, आपने ये इंसाइट आपने शेयर की। तो एक लास्ट क्वेश्चन था, एज एन स्टोरी लवर हमेशा से स्टोरी सुनता आ रहा हूँ मैं, और खासकर मुझे क्योंकि थ्रिलिंग स्टोरीज बहुत पसंद है। तो एक क्वेश्चन था कि जैसे कि आपने फिल्म देखी भी होगी दृश्यम, यू नो दैट फिल्म, अजय देवगन। सो ये एज एन ऑडियंस लाइक, क्योंकि मुझे इस तरह की स्टोरीज बहुत पसंद है, इसलिए मैं एज एन आपसे मैं इस रिगार्डिंग आपसे पूछना चाह रहा था कि दृश्यम जैसी कई फिल्म्स आती है और बहुत ही रेयर फिल्म्स होती है जिनकी रियली वी रिमेम्बर अबाउट देयर स्टोरीज। रियली आई रिमेम्बर दृश्यम, नॉट कि अजय देवगन वाज एक्टिंग, या अजय देवगन इज अ वेरी गुड एक्टर, नो डाउट he has done a brilliant acting in that, but I remember that film because I loved that story, how there were plot twists and everything, like it was so exciting at every point of film। मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं बंद कर दूं, या मतलब मैंने, और एंडिंग ऐसी थी मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है रियल। तो अब अभी एक बात आती है कि ये एक मेरा ओपिनियन है, मे बी इट्स आई एम रॉन्ग अबाउट दैट, इट्स माय ओपिनियन दैट वी से दैट, क्योंकि हम कई फिल्म्स देखते हैं जो आती है, और कई जो अच्छी फिल्म्स है जिनको अवार्ड्स भी मिलते हैं, उसमें से कई लोगों को अवार्ड्स मिलते हैं, बेस्ट डायरेक्टरशिप, म्यूजिक, एक्टर, बेस्ट स्क्रीन प्ले राइटर्स के अवार्ड मिलते हैं। बट थिंग इज लाइक फॉर मी एज अ नॉर्मल ऑडियंस, मैं एज अ नॉर्मल ऑडियंस जो है, आई डोंट रिमेम्बर स्टोरी राइटर्स, I don't remember film story writers. I remember the actors. I remember, yeah, director or the background music producer, but I don't remember story writers. But the thing is, but certain films are there, जैसे कि दृश्यम जैसे फिल्म है जिनकी मैं स्टोरीज को पसंद कर रहा हूँ। तो अब मैं क्वेश्चन मेरा ये पुट अप करना चाह रहा हूँ कि कई बार हम कई ऐसी फिल्में देखते हैं कि स्टोरीज आर नॉट गुड, बट द एक्टर और द डायरेक्टर आर more prominent on this film, so people watch those films. But क्या, क्योंकि आखिरकार film is a way of presenting a story in a visual form. It's a way of presenting a story in a visual form. So परंतु क्या मुझे, क्योंकि मुझे फील होता है कि मेरे को दृश्यम लगी अच्छी, मैं दृश्यम के स्टोरी को बहुत पसंद करता, पर मैं दृश्यम के स्टोरी राइटर को नहीं जानता। I don't know is it really, I don't know is it ये क्वेश्चन। जीतू जोसेफ। Okay. So ये आपको लगता है ये है कुछ ऐसा कि फिल्म it's okay, it doesn't matter actually if you know the story writer or not. if अगर कोई आम ऑडियंस को स्टोरी राइटर का नाम पता है कि नहीं पता, वो मैटर नहीं करता उसके लिए, नहीं करता। तो फिर मतलब फिर हाउ, मतलब मैं आपको बात बता दूं, इसमें दो चीजें हैं। देखो आपने पूछा, एक तो हाउ फिल्म्स लाइक दृश्यम कैन हैपन, वैसी फिल्म कैसे लिखने के लिए, क्या मैं लिख सकता हूँ? तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं नहीं लिख सकता। ठीक है, तो क्या कोई ABCD दूसरा राइटर लिख सकता है? यस ऑफ कोर्स, वन कैन राइट। देखिए, फिल्म जो लिखना है ना, वो आपके पर्सनल अनुभव से आता है। अगर आप प्रेमचंद जी को बोलो कि वो दृश्यम लिख दे कहानी, तो क्या लिख पाएंगे? वो नहीं लिख पाएंगे। उनका जोनर अलग है, वो मानवीय संवेदनाओं की बात करेंगे, वो मानवता की बात करेंगे अपनी कहानियों के अंदर, वो ह्यूमन जो एक्सपीरियंस है उसकी बात करेंगे ना। अब आप राम गोपाल वर्मा है तो वो क्राइम की बात करेंगे या गैंगस्टर्स की बात करेंगे, या फिर मान लो उन्होंने एक हॉरर फिल्म बनाई है तो उसकी भी बात कर सकते हैं। तो क्या क्राइम थ्रिलर का एक जोन है, उस जोनर में अब श्री राम राघवन है जिन्होंने जोनी गद्दार बनाई, अंधाधुन बनाई अभी रिसेंटली, और दूसरी फिल्में बनाई उन्होंने, जैसे कि एक हसीना थी। तो अब लेकिन क्या हर कोई फिर वैसी फिल्म? देखिए, प्रेशर तो होगा आपके ऊपर जब आप फिल्म इंडस्ट्री में जाओगे। तो अभी कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी लव का पंचनामा,
प्यार का पंचनामा, सॉरी, प्यार का पंचनामा, या प्यार का पंचनामा फिल्म आई थी। तो हर किसी को वैसी फिल्म चाहिए। आपके पास में ऑफर आएगा, यार एक प्यार का पंचनामा जैसी फिल्म लिख दो, प्यार का पंचनामा जैसी फिल्म लिख दो, तो अब आप तो प्यार का पंचनामा नहीं लिख सकते, आपका तो जोनर अलग है। आप ट्राई भी करोगे कॉमेडी में तो आप हो सकता है आप फेल हो जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्राई नहीं करना चाहिए, ट्राई कर सकते हो अगर आप आपके अंदर वो एबिलिटी है, बट इट इज बेटर कि आप जाने खुद को कि आप खुद क्या हो, आप उस सब्जेक्ट पे काम करें, ठीक है ना। प्यार का पंचनामा आप आशुतोष गोरेकर से थोड़ा लिखाओ। आशुतोष गोरेकर तो लगान लिख सकता है, आशुतोष गोरेकर तो संदेश लिख सकता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, बाजी भी लिखी है उन्होंने, हो सकता है। मैं किसी को लिमिट नहीं कर रहा, पर आप देख सकते हैं उनकी फिल्मोग्राफी से कि वो किस तरह के राइटर हैं। आशुतोष गोरेकर की फिल्मोग्राफी से आप देख सकते हो कि वो किस तरह से उनका कर्व शुरू हुआ और कैसे 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 इवॉल्व होते हुए लगान और संदेश और फिर अभी मोहनजोदाड़ो इस तरह से जा रहा है ना। तो प्यार का पंचनामा, अब ऐसी चीजें होंगी कि प्यार का पंचनामा ही चाहिए लोगों को क्योंकि वो सुपर हिट है, या दृश्यम है तो दृश्यम जैसी फिल्में चाहिए क्योंकि वो सुपर हिट है ना। और या फिर मान लीजिए कि अभी स्त्री फिल्म आई थी, कॉमेडी हॉरर, तो अभी सब वैसे ही बनाए जा रहे हैं, वैसे ही लिखे जा रहे हैं, है ना। और वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनको करो, तो पर ऐसा नहीं है कि आपके जोनर की फिल्म नहीं आएगी। कहानी एक सब्जेक्ट जिसपे आपको विश्वास हो, भरोसा हो, और जिसपे आपको आपकी इच्छा हो कि यार ये फिल्म ना मैं बनाऊंगा। पहले आपकी इच्छा होनी चाहिए कि मेरी फिल्म बनानी है, मुझे 100% ये करना है काम, मुझे विजुअली इसको कैप्चर करना है। नोबडी कैन स्टॉप यू। विल पिक अप ए कैमरा, आप अपने मोबाइल का कैमरा उठा लोगे यार, बाकी की सब चीजें छोड़ो, आप उस फिल्म को शूट करो, है ना। लेकिन अब एक्सक्यूजेस बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ लोग हैं जिनको ये पसंद नहीं है कि वो फिल्में किस तरह से शूट करें। अनुराग भाई तो ये कहते हैं, अनुराग कश्यप भाई, तो कि भैया मेरे को तो अगर पैशनेट है मैं फिल्म बनाने के लिए तो मैं तो बनाऊंगा, चाहे मेरे को मोबाइल कैमरे से बनानी हो, चाहे मेरे को हैंडी कैम से बनानी हो, मैं तो बनाऊंगा और बिना बनाए रहूंगा नहीं। लेकिन ये भी सच है कि फिल्म आप जब बनाने जाते हो तो आपका खर्चा होता ही है। आप अगर आपके मान लो आपका कैमरामैन फ्री आ गया, आपने कैमरा फ्री में ले लिया, आपने साउंड वाला भी फ्री में कर लिया, मान लो सब कुछ फ्री में हो गया आपका, भाई खाना तो खिलाओगे ना लोगों को, उनको लेके जाओगे किसी जगह पे, वो ट्रैवल का खर्चा तो लगेगा। तो कोई भी फिल्म जीरो बजट नहीं होती। तो फिल्म जो है वो ये नहीं होना चाहिए कि एज ए राइटर मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि यार दृश्यम हिट हो गई तो मैं कुछ दृश्यम जैसा अटेम्प्ट करूँ। नहीं, मेरे को खुद को जानना चाहिए मेरी लाइफ पे क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं उनको ही बेहतर कह पाऊंगा, रादर देन कि मैं किसी को जोनर पकड़ के उस जोनर पे मैं चलूं, है ना। सचिन तेंदुलकर का अपना बैटिंग स्टाइल है, सहवाग का अपना बैटिंग स्टाइल है। तो तीसरी बात ये कि क्या, जैसे आपका दूसरा इसमें ही क्वेश्चन ये था कि क्या राइटर के नाम पता नहीं होते। देखिए पहले एक टाइम था कि राइटर के नाम नहीं पता थे लोगों को। फिल्म फैटर्निटी के अंदर जो फिल्म इंडस्ट्री में उसको तो पता होंगे, आम जनता को पता है नहीं पता है उससे फर्क नहीं पड़ता ना, और ना ही पढ़ना चाहिए डायरेक्टर को, ना ही स्टोरी राइटर को पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। आपका काम है लोगों को एंटरटेन करना। अगर आपकी फिल्म ने वो कर दिया, लोग आपके बारे में, आपकी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, दैट्स एन अचीवमेंट, वही आपके लिए एप्रिशिएशन है। लेकिन क्या फिल्म इंडस्ट्री में नाम आना चाहिए? यस, तो वो आ रहा है, अब तो आ रहा है, पिछले कई सालों से आ रहा है। जब से जावेद अख्तर वगैरह ने स्ट्रगल किया था तब से उनके नाम आ रहे हैं, स्टोरी राइटर के, स्क्रिप्ट राइटर के। तो अब तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्टोरी राइटर के नाम नहीं आते, अब तो आ रहे हैं। लोगों को पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है वो एक अलग बात। वैसे जनरली ऑडियंस के लिए, हम जैसे ऑडियंस के लिए क्या है कि we appreciate the content rather than the creator, we don't appreciate the creator, ये हाँ ऐसा से ये चीज, और यही ऑब्जेक्टिव भी होता है। जिस दिन एक क्रिएटर ये सोचने लगेगा कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए, तो फिर वो फेल हो जाएगा एज ए कंटेंट राइटर, एज ए कंटेंट प्रोवाइडर। इफ ही इज थिंकिंग अबाउट हिज ऑडियंस कि उनको ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्या देना है, तो फिर बात बनेगी कि आप अच्छा कंटेंट लेके आओगे। अगर आपको लगेगा कि नहीं आप ज्यादा महत्वपूर्ण हो आपकी ऑडियंस से, तो फिर कोई बात नहीं। ये ऑडियंस को नहीं फर्क पड़ता कौन राइटर है, और राइटर को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसका काम रिकॉग्नाइज ऑडियंस में हो रहा है कि नहीं। मतलब कि ऑडियंस को उसका नाम याद है कि नहीं याद है। ऑफ कोर्स आप जिस प्रोड्यूसर के लिए काम कर रहे हो एज ए राइटर, तो आपको वहाँ पे लड़ना चाहिए कि भैया मैंने कहानी लिखी थी तो मेरा नाम आना चाहिए, वहाँ पे आपको फर्क पड़ना चाहिए। पता चला आपका नाम ही उड़ा दिया और आप बोल लो कि नहीं
इस मीटिंग में आपने सुना था, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। प्रोड्यूसर एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो आपका नाम आना चाहिए। जी। तो एक लास्ट एक स्टोरी राइटिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन था कि हाउ टू मतलब अगर हम किसी फिल्म की कहानी लिख रहे हैं, वेदर इट इज अ जॉनरा बी कॉमेडी और थ्रिलर और एनीथिंग, जॉनरा कुछ भी हो, तो वो स्टोरी स्टैंड आउट करे और ऑडियंस अपीलिंग हो। सो हाउ लाइक स्टोरी राइटर्स पर्टिकुलरली डू रिसर्च, लाइक उनके लिए रिसर्च पॉइंट क्या होता है, लाइक कि कोई फलाना स्टोरी, मतलब मेरे को किस तरह से स्टोरी लिखनी चाहिए कि लोगों को अच्छी लगे, क्योंकि आफ्टर ऑल फिल्म मेकिंग गोल ही यही है कि वी आर ट्राइंग टू एंटरटेन पीपल। सो अगर एक स्टोरी राइटर के लिए क्या वो कैसे रिसर्च करेगा कि हाउ ही शुड नो दैट व्हाट विल ऑडियंस गेट अपील, मतलब ऑडियंस के लिए क्या अपीलिंग है, वो उसे कैसे पता करेगा? मतलब अब ऐसा तो है नहीं कि लोगों के पास जाएगा और पूछने लगेगा कि आपको ये सुनने में मजा आ रहा है, या 1000 लोगों से अपनी कहानी सुनवाएगा और वो कहेगा आपको अच्छी लग रही है, चलो मैं ये कहानी दे देता हूँ। तो वो रियली कैसे करते हैं, हाउ स्टोरी राइटर्स डू, और वो कैसे बिलीव करते हैं, मतलब हाउ ही मेक हिज प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बिलीव दैट यस दिस स्टोरी विल वर्क? तो नाट्य शास्त्र में 9 रसों के बारे में बताया है। 9 रस है, उन 9 रसों में ही दुनिया घूमती है। जैसे एक है भय रस, एक है श्रृंगार रस, ठीक है ना, एक है आपका जिसे बोलते हैं एक्शन रस, लाइक यू नो फाइटिंग, युद्ध, है ना, इनके नाम अलग अलग हैं। तो इस तरह से करके 9 रस हैं, और वो कहानी जो है आपकी इन्हीं रसों के अंतर्गत आती है। तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि आपकी कहानी कैसी है। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपकी कहानी में कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए, है ना, और वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी होनी चाहिए कि आपका हीरो उस प्रॉब्लम के साथ में स्ट्रगल कर रहा हो और फिर उसके सॉल्यूशन के लिए जा रहा हो और फिर उसकी रेमेडी कर रहा हो, फिनाले। तो जो सब्जेक्ट्स होते हैं, नंबर 1 तो बात नाट्य शास्त्रों में यह आई है कि 9 रस हैं। जैसे श्रृंगार रस है, जैसे कि आपका भय रस है, जैसे कि आपका आपका एक्शन रस है, आपका युद्ध नीति का रस है। तो इन्हीं 9 रसों के आसपास आपकी कहानियां घूमती हैं। दूसरा, आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंस है जिंदगी के, अखबारों में आप न्यूज़ पढ़ते हैं, आप जानते हैं कुछ क्या घटनाएं क्रम आपके यहाँ पे हो रही है, तो वहाँ से आपको कहानियां मिलती हैं। कुछ रियल बेस्ड रियल लाइफ स्टोरीज हो सकती हैं, जैसे मिल्खा सिंह, जैसे तलवार पर आई थी फिल्म की, क्राइम थ्रिलर थी, तो इस क्राइम ड्रामा थी, सॉरी। तो इस तरह से आपको सब्जेक्ट मिलते हैं, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, जहां तक इस बात का था कि कन्विक्शन क्या होना चाहिए, तो कन्विक्शन आपके अंदर होना चाहिए। मेरी कहानी अच्छी है, मान लो मैंने अच्छी कहानी लिखी और 10 लोगों ने मेरे को बोल दिया कि बेकार कहानी है, तो क्या मैं रुक जाऊंगा उसके लिए? जब लगान को लेकर आशुतोष गोरीकर सबके पास में जा रहे थे, तो सबने बोला क्या बकवास कहानी है ये, इसके अंदर एक मतलब आदमी है, वो लड़ रहा है अंग्रेजों के साथ में, क्रिकेट खेल रही है टीम, और लास्ट में वो ऐसे ही चले जाते हैं, ये कहानी कोई नहीं लेगा तुम्हारी। सबने मना कर दिया था। आमिर खान ने भी मना कर दिया था पहली बार सुन। आमिर खान ने बोला था तुम पागल हो गए हो, ऐसे क्यों करेंगे हम? लेकिन तब भी उसको अपनी फिल्म पे कन्विक्शन था ना, तब भी उसने वो फिल्म की है। तो जो सबसे बड़ी चीज है वो है आपका कन्विक्शन क्या है। अगर आपका कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग है तो आप इम्प्रेस कर लोगे लोगों को, लेकिन आपको खुद ही को कन्विक्शन नहीं है तो फिर आपकी कहानी हो सकता है बहुत ही अच्छी हो और आप उसको ना कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल गाइड का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। गाइड पहले एक रशियन फिल्म डायरेक्टर ने बनाई थी, रशियन एक इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, और लेकिन फिल्म नहीं चली, फिल्म बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई। उसके बावजूद भी देव आनंद के जो भाई हैं उन्होंने फिल्म को दोबारा से रीअटेम्प्ट किया, क्योंकि उनको कन्विक्शन था उस फिल्म के ऊपर, फिल्म चली इंडिया के अंदर। तो ये सारा खेल जो है वो भरोसे का है, बेसिकली अपनी आर्ट पर है। तो इसको कैसे आप करोगे, आप मतलब इसमें तो मतलब कैसे आपको कोई दूसरा यकीन दिलाएगा, कैसे कब तक आप दूसरे के पास में बैठे रहोगे। एक कहानी आती है बीथोवन की, फेमस, कि एक बार एक बीथोवन के पास में एक आदमी आया, यंग, मतलब कि बीथोवन खुद 22-23 साल के थे, और उनके पास में एक आदमी आया जो उनसे बड़ी उम्र का था, 26-27 साल,
28-30 साल की उम्र का था। हम्म, और बीथोवन बहुत यंग है, 20-21 साल के। तो वो बीथोवन का म्यूजिक सुन के वहां पर आया, तो उसने बीथोवन से पूछा कि आपको मेरी सुनाई, मैं आपको मेरी ट्यून्स कैसे सुनी लगी हैं ये बताइए। उसने ट्यून्स बनाई थी कुछ, तो बीथोवन ने उसके कागज की जो ट्यून्स थी, कंपोजिशन थी, उनको फाड़ के फेंक दिया उसके मुंह पे। तो बोला क्या बकवास है ये, तुम कभी म्यूजिशियन नहीं बन सकते, चले जाओ। तो उस बेचारे का बड़ा दिल टूट गया, और उसने अपने वो जो पन्ने थे जो उनको कलेक्ट किया, उठाया, अपनी फाइल में रखा और जाने लगा। और जाते वक्त उसने बात बोली कि सर आप बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं, लेकिन आपको इतना रूड नहीं होना चाहिए था मुझे साथ, आपके अंदर घमंड बहुत है। तो बीथोवन ने बोला इधर आओ, आपको पता है आपकी एज कितनी है? बोलता है ऑफ कोर्स मुझे तो पता ही होगी मेरी एज कितनी है, मुझे आपकी एज नहीं पता। पता नहीं, आपको अपनी एज नहीं पता। आपकी एज है 29 साल और मेरी उम्र है 20 साल। मैं म्यूजिक बना रहा हूँ और आप म्यूजिक बना नहीं रहे हो। पता है क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये कंपोजिशन आप लेके जाते हो, लोगों से पूछते हो कि ये कैसी है, और फिर उस पर काम नहीं करते। जब तक मैंने आज कभी किसी से पूछा नहीं है आज तक कि मेरी कंपोजिशन कैसी है, मैंने बनाया है, बजाया है और लोगों को दिया है। मैं कभी रिएक्शन से नहीं डरा लोगों के। तो एक जो राइटर होता है उसके आर्सेनल में कई कहानियां होनी चाहिए बेसिकली। आपने 15-20 कहानियां हैं, आपको बाय हार्ट याद है, आप किसी को सुनाने गए, आपने सुनाई, हाँ भाई मेरे पास में एक कहानी है मैं सुनाता हूँ, आपने कहानी सुनाई और बोला क्या बकवास कहानी है, तो अच्छी लगी, चल एक और सुनाता हूँ, एक ये कहानी है, और लगा ये भी अच्छी नहीं है, चल एक और सुनाता हूँ, एक और सुनाता हूँ, एक और सुनाता हूँ। आपके पास में 10 कहानियां होंगी तो कोई ना कोई तो उसके टेस्ट के हिसाब से होगी, तो आपका काम हो जाए। तो चीजें इस तरह से चलती है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब मैं रियली में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि ऐसी इसका ये आंसर हो सकता है। मतलब रियली स्टोरी राइटर्स लिव देयर स्टोरीज, लिव देयर आर्ट, आर्टिस्ट लिव देयर आर्ट, दे लिव विद देयर पैशन। Not necessarily they live their art, not necessarily. Not necessarily. Not necessarily. In my case, I write a story and then I don't live it. Okay, maybe क्यों आपकी next story इसको influence ना करे इस वजह से? See, you always have to differentiate between the story and your real life. You don't want to make your real life as a story. You don't want to get influenced by your real story. It is very easy to get influenced by your thoughts. You should not do that. You should not turn your life into a movie. You should not get influenced by that. So as a writer, आपका काम है लोगों को एंटरटेन करना, उसको जीना नहीं है आपका काम। आप उसको जियोगे जब तक जियोगे जब तक वो पूरी नहीं हो रही। जैसे ही वो पूरी हो जाएगी तब आप उसको जीना बंद कर दोगे, आप उसको छोड़ दोगे लोगों के लिए, वो लोग उसको जिएंगे, पिएंगे या जो भी करेंगे। अगर आप उसको जियोगे तो आप खत्म हो जाओगे, क्योंकि आपकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है जिसे आपको बचा के रखना है हमेशा। अगर आप अपनी उस आइडेंटिटी को बचा के रखेंगे तो आप क्रिएटिव रहोगे। जिस दिन आपकी वो आइडेंटिटी खो जाएगी उस दिन फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप यू हैव टू मेंटेन दैट आइडेंटिटी। रियली मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। आपके क्या एक्सपीरियंस है, मतलब मैं रियली बंद नहीं करना चाहता, मेरे हृदय में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट टाइम इज लॉन्ग। हम लोग कोई और दूसरा सेशन करेंगे। या डेफिनेटली, मतलब हम लोग सेशन करते रहेंगे। एक हम लोग एक्सक्लूसिव स्क्रीन राइटिंग पर सेशन कर लेंगे और अपनी ऑडियंस के लिए, ठीक है। ये काफी जनरल था और आई होप जो हमारी ऑडियंस है, जो न्यू इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, उनको रियली में अभिषेक भारद्वाज जो है, जो इनका एक्सपीरियंस आप रियली कुछ डिग कर पाओगे और कुछ अपने लिए कुछ एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, जिससे कि यस यू कैन लाइक हैव दैट पैशन टू प्रेजेंट योर आर्ट टू द वर्ल्ड। आई थिंक ये हमारे आर्टिस्ट को बहुत हेल्प रही होगी हमारे इस डिस्कशन से, एंड आई होप कि हम ऐसे और डिस्कशंस करते रहें और अलग अलग लेवल्स पे, और हम आपकी उपलब्धि की कि हम प्रार्थना करते कि आप हमें और आगे भी समय दें। Yes, sure, why not? And I request all the audience to subscribe this channel, like, and visit our blog www.rivercitymedia.com, and see you all there. And we are soon coming up with many good things, like we are coming with Artist Forum, we are coming with Independent Artist Profile, we are coming up with Independent Crew and Artist Job. Yeah. So stick with our River City Media and happy filmmaking. Yeah. So this was our second podcast
Independent Artist Podcast with Abhishek Bhardwaj. Thank you very much. Thank you.